चलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, नीट में एवरी ईयर है ना, वैसे तो बायोलॉजी के सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नीट प्रीवियस ईयर के या AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है बायोलॉजी में, दूसरा आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है ताकि आपसे गलत अटेम्प्ट ना हो। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। आपको इस वीडियो को देखने से दो फायदे होंगे। लाइक पहला ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि नीट में कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। दूसरी फायदा ये होगा कि आप जो NCERT की बुक से थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, कई बार कई क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ जो NCERT में लाइन दिया हुआ है वो सेम टू सेम आपको नीट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कई सारे क्वेश्चंस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ये भी हमको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके से आ चुका है, तो अभी जो नीट 2021 होने वाला है, ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होते, सेम टू सेम रिपीट नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार उस क्वेश्चन के ऑप्शन से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी पुराना क्वेश्चन से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1998-99 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन 2020 तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके के 2021 में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे साथ में आप लोग भी करते जाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में दो टाइप के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने प्रोजेस्टिन ऑनली, प्रोजेस्टिन ऑनली। ठीक है, प्रोजेस्टिन ऑनली में होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसमें, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और दूसरा होता है बेटा कंबाइंड पिल। ठीक है, कंबाइंड पिल्स। ठीक है, कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन, और क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके नेचुरल फॉर्म नहीं मिलेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का अगर नेचुरल फॉर्म नहीं मिलता तो इसके सिंथेटिक या केमिकल एनालॉग प्रेजेंट होते हैं, उनका भी इफेक्ट सेम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही रहता है। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बोलने का मतलब ये होता है जिसको मुख के माध्यम से खाया जाता है, टेबलेट के रूप में मिलते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए उसको OCP या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे मेरा आंसर मिल गया इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये आंसर मुझे मिल गया फर्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके बावजूद मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ूंगा। ठीक है राइट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता, OCP में ग्रोथ हार्मोन नहीं होता, थायरॉक्सिन नहीं होता। ठीक है, बाकी ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर के हैं, है ना। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रेजेंट नहीं रहता। सिर्फ दो हार्मोन आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो प्रोजेस्टिन ऑनली पिल या मिनी पिल कहा जाता है उसको, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहेगा तो उसको कंबाइंड पिल कहा जाता है, जैसे कि माला D और माला N। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मीन फॉर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो क्या कराता है। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, कार्य करने की जो विधि है, क्रिया विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप का है। ठीक, अलग अलग टाइप इन द सेंस कि बहुत सारे टाइप का है। ठीक है, फिर हम लोग अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं, प्राथमिकता, कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट, चलिए तो क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, बेस्ट आंसर ढूंढना है। कई बार क्या होता है जब कोई क्वेश्चन आता है नीट में तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हमको सही लगते हैं और रहता भी है कई बार, तो हमको उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है उसको चुनना होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेजेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, उसका क्या काम है, क्या वो ओवुलेशन को रोकता है, क्या वो क्लीवेज को रोकता है, क्या वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, या फिर वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा किया करो कि जो चीज़ नहीं होगा ना उसको काट दो। तो आपके जैसे कि क्लीवेज वाला तो होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि क्लीवेज कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, जब जाइगोट बन जाता है तो क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज वाला तो कहीं भी नहीं मेंशन किया हुआ है किसी भी टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव में। ठीक है, चाहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो चाहे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो, वो क्लीवेज वाला मैटर ही नहीं है इसमें, तो इसको हटा दिया। ऐसा करने से क्या होता है ना, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके बावजूद भी आपको ऑप्शन चूज करने से आपके आंसर के करेक्ट होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। ठीक है देखिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है, ये जो है एन ओवुलेटरी होते हैं। ठीक है,
मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैंने एक प्रोजेस्टेरॉन बताया, दूसरा एस्ट्रोजन बताया था। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एन ओवुलेटरी है, एन ओवुलेटरी का मतलब होता है जो ओवुलेशन ना होने दे, ओवुलेशन या ओवम को रिलीज ना होने दे, ठीक है, उसको बोलते हैं एन ओवुलेटरी। तो प्रोजेस्टेरॉन भी एन ओवुलेटरी होता है और एस्ट्रोजन भी एन ओवुलेटरी होता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कैसे एन ओवुलेटरी होता है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है, एलएच को। प्रोजेस्टेरॉन किसको इनहिबिट करता है, ये भी क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया ना, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन किसको इनहिबिट करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब आप अच्छे से जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज से जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तभी तो ओवुलेशन होता है। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, मतलब इसका पीक कंसंट्रेशन कभी आएगा ही नहीं, तो ओवुलेशन कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज एन ओवुलेटरी बाय इनहिबिटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर तो मुझे मिल गया, चेकिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को क्या कर देगा बेटा, रोक देगा, ठीक है, ओवम को रिलीज होने नहीं देगा। तो ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होंगे, जब ओवम ही उपलब्ध नहीं रहेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कंसीव होने की या प्रेग्नेंट होने की संभावना तो नील हो जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है जो हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, बाकी सारे तो गलत हो गए, ठीक है, चलिए उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट मैंने बताया था जो एस्ट्रोजन है, एक हार्मोन एस्ट्रोजन। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगली बार इसको पूछेगा। तो एस्ट्रोजन भी एन ओवुलेटरी होता है, ठीक है। कैसे एन ओवुलेटरी होता है भाई, कॉम्बी पिल में, जो कंबाइंड पिल मैंने बताया, उसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन को तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए आप लोग, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है ये इनहिबिट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एफएसएच को। आप सभी अच्छे से जानते हो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, ठीक है। किसके स्टिमुलेशन द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होके जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है, वो सीक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता था, ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता था, जिसके अंदर में ओवम का निर्माण हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर में ही ओवम बन रहा है। तो जब एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा तो फॉलिकल्स का ग्रोथ ही नहीं होगा, समझ में आ रही बात, फॉलिकल्स का ग्रोथ ही नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे ही नहीं, तो ओवम रिलीज कहाँ से होगा, राइट ना। तो मतलब एस्ट्रोजन इज ऑल्सो एन ओवुलेटरी बाय इनहिबिटिंग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो 3 से 4 सेकंड में बनता है यार, अगर आपको पहले से आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो 3-4 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, हम इधर पढ़ा रहे हैं तब तक वो क्वेश्चन निपटा दिए, वीडियो आगे बढ़ा दिए। बेटा आसान है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन के दूसरे एस्पेक्ट पे भी डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इससे और क्या क्या संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी क्या करता है, ठीक है, ओवुलेशन को रोकता है क्या, क्लीवेज को रोकता है क्या, इम्प्लांटेशन को रोकता है क्या, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इसमें भी आपको वन ऑफ द बेस्ट आंसर लेना है, ठीक है। कॉपर टी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, ठीक है। कॉपर टी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये AIPMT 2000 में पूछा गया था, कॉपर टी क्या करता है, ओवुलेशन, क्लीवेज और इम्प्लांटेशन, ठीक है। सेकेंड चॉइस इसमें इम्प्लांटेशन होना चाहिए, जो दूसरा चॉइस है सेकेंड चॉइस बाय द वे नहीं दिया है तो आप इम्प्लांटेशन, क्योंकि कॉपर टी कहाँ रहता है, यूटेरस में रहता है, ठीक है। कॉपर टी को कहाँ लगाया जाता है बेटा, यूटेरस में लगाया जाता है, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, यूटेरस में ही होना है, ठीक है। तो कॉपर टी इम्प्लांटेशन भी होने नहीं देता, बाय द वे जैसे फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं पाया तो फिर इम्प्लांटेशन को रोक देगा। अच्छा, आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आई पिल वगैरह, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा इसके बारे में। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई कपल है, वो एक लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक मतलब 2 साल 3 साल, या कोई ऐसा कपल है जिसका एक बच्चा हो गया है, अब दूसरे बच्चे के लिए वो 3 से 4 साल का गैप चाहते हैं, तो उनको कॉपर टी लगवाना था, ऐसा उनके प्लानिंग में था। लेकिन संयोगवश, ठीक है, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो भी आप बोल सकें, ठीक है, संयोगवश, ठीक है, सेक्स हो गया कपल के बीच में और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कोई कॉन्डोम वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया, और अब उनको डाउट हो गया कि कहीं कंसीव न हो जाए,
ठीक है, कंसीव ना हो जाए, मतलब वो तो चाहते हैं कि बच्चे के बीच में गैप रहे, तो उनको क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। और साथ में उनके माइंड में था कि यार जाके कॉपर ट्यूब तो लगवाना ही लगवाना है, फीमेल में लगवाते हैं ना, मेल नहीं लगवाता, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, तो कॉपर टी को अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 5 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन 5 डेज, ठीक है, इम्प्लांट करा लिया जाए, मतलब कॉपर टी इंसर्ट करा लिया जाए, तो उस केस में भी वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है और वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। उस केस में वो इम्प्लांटेशन को रोकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आप आंसर ये करिए, 12th स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है, नीट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप फर्टिलाइजेशन पर टिक मारो, आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इसको क्लियर कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, डिफर्ड मतलब आगे बढ़ाया जाना या रोक देना, मेंस्ट्रुएशन न होने देना। तो पहले इसमें आप मेंस्ट्रुएशन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस क्यों होता था। एक नॉर्मल फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है बेटा? 28 डेज का होता है। पहला दिन किसको कंसीडर करते हो? जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिस दिन से ब्लीडिंग या मेंसेस स्टार्ट हुए उसको हम लोग फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो फिजियोलॉजी है ना, ये भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, घर में पूजा पाठ है, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करना है फीमेल को। तो अगर मान लो जैसे किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस 10 तारीख को आने वाला है, ठीक है, कितने तारीख को? 10 तारीख को आने वाला है सपोज, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि 10 तारीख को ही यार कोई पूजा है, ठीक है, कोई धार्मिक आयोजन है, कुछ भी है, तो ऐसी मान्यता है कि जब मेंसेस या पीरियड्स चल रहे होते हैं तो पूजा पाठ में इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मेंसेस को डिले करना है, डिफर्ड करना है, रोक देना, मतलब 10 तारीख को ब्लीडिंग ना हो, 10 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, ठीक है, या 10 तारीख को क्या करना चाहिए, पीरियड्स ना आए, एक सामान्य लैंग्वेज में बोला जाएगा। तो क्या करना है हमको, ये पहले ये पता लगाना होगा भाई पीरियड्स क्यों आते हैं, या कहना चाहिए कि मेंसेस क्यों होता है। तो फीमेल में मेंसेस होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी के कारण। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले क्या लिखा है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है, ये दोनों हार्मोन का जो लेवल फीमेल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो फीमेल के यूटेरस जो गर्भाशय होता है उसका एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और वहीं से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फीमेल के यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग मेंसेस कहते हैं। क्यों हो रही थी ब्लीडिंग या मेंसेस? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी के कारण। तो अगर मैं उस फीमेल को कोई ऐसा टेबलेट या पिल दे दूं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है, मतलब 10 तारीख से पहले, मतलब 10 तारीख के बाद नहीं, जब मेंसेस हो ही गया तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। 10 तारीख से पहले मतलब 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, ऐसा हमने प्रोजेस्टेरॉन देना चालू कर दिया उसको, ठीक है, और लगातार देते रहे, ठीक है, 10 तारीख को, 11 तारीख को तो देते रहे, ठीक है। तो 10 तारीख को पूजा पाठ हो गया घर में, ठीक है, कोई मेंसेस ही नहीं हुआ, फिर जब हो गया पूजा पाठ हो गया उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन देना बंद कर दीजिए, ठीक है, राइट ना, प्रोजेस्टेरॉन देना बंद कर दीजिए तो हो गया उसका, फिर उसके बाद फिर से मेंसेस हो जाएगा, मतलब 11 तारीख को या 12 तारीख को या 13 तारीख को, जैसे ही फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा बॉडी में और मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दिया जाए कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिले हो जाए या मेंस्ट्रुएशन ना हो तुरंत? अब लंबा नहीं ना कि 10 साल तक प्रोजेस्टेरॉन लगातार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। ये सब स्टेरॉइडल और नेचुरल नहीं मिलते आपको, सिंथेटिक एनालॉग रहते हैं उसमें, ठीक है, संश्लेषित होते हैं, केमिकल्स होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट होते ही हैं, ठीक है। कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, जब प्रोजेस्टेरॉन का टेबलेट देना बंद कर देते हैं तो ज़्यादा मेंसेस होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, जो चिंता का विषय है, ठीक है। एनीमिक पेशेंट है, एनीमिया वाली पेशेंट है तो दिक्कत हो सकता है। तो खैर उन दिक्कतों पे चर्चा न करते हुए वापस आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या दिया जाएगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी में क्या बेटा? प्रोजेस्टेरॉन आंसर करना है, FSH, LH ये सब नहीं दिया जाता। समझ में आ गया कैसे आंसर लेना है? वैसे जब आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट तो आपसे ये बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आपके नीट के एग्जाम में बड़े आसान होते हैं। क्यों मैं बोलता हूँ कि ये आसान है, देखिएगा आप, ठीक है, ईजी होते हैं। चलिए कैसे आसान होते हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। नाउ
मैच एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब मैच आपको यहाँ करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ ढूंढना है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कि ये तो बस पक्का वही होगा, या फिर किसी एक ऐसे चीज़ को पकड़ लो कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, बस हो गया। और बाकी ऑप्शन को ना कट करते जाओ, तो आपके पास ना सॉर्ट आउट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा कि यार मुझे अब 2 में से चूज़ करना है, मुझे अब 3 में से चूज़ करना है, ठीक है। तो क्या गलत होगा ये भी आप छांट सकते हैं, और क्या गलत नहीं होगा ये भी आप छांट सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। पेन आ जाओ भाई साहब, ठीक है, ब्लैक वाला आ जाओ आप। तो पिल्स है, एक तरफ पिल्स है और इसमें मैच करना है और यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। पिल है बेटा, ठीक है, पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट का थर्ड होगा, ठीक है। पिल्स जो होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एन ओवुलेटरी होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मेरे को ये पकड़ में आ गया कि पिल्स जो है ओवुलेशन को रोक देता है, ठीक है, मतलब या तो मुझे ए का थर्ड यहाँ मिल रहा है या ए का थर्ड यहाँ मिल रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, सीधी बात, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको काट दूंगा, ये हटा दो, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब तुक्का भी मारते हो तो आपके क्वेश्चन को सही होने के प्रोबेबिलिटी जो संभावना है वो 50% है, 50% है इस केस में, यहाँ तक आ जाने के बाद। लेकिन तुक्का मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ को पकड़ लीजिए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में डी कॉमन दिया हुआ है, डी का सेकेंड दिया हुआ है, तो डी को देखो ही मत आप, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। सी जो है फर्स्ट है, सी जो है फोर्थ है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसमें बी का भी आप देखिए, बी का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, बी क्या है बेटा, कॉन्डोम, ठीक है, बी क्या है, कॉन्डोम। चलो, जो निरोध होता है, जो कॉन्डोम होता है, एक बैरियर मेथड है, ठीक है, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक देता है, ठीक है। तो बी का देखते हैं क्या हो सकता है, बी का आइए फोर्थ हो सकता है क्या, बी का फोर्थ, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, ना बच्चा, बेटा बी का फोर्थ, कोई भी आप मैच कर सकते हो, मुझे जो मिल रहा है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें फिर लास्ट में आप देख लीजिएगा सही है कि गलत। कॉन्डोम यूज करने से जब सीमेन निकलेगा, एजुकुलेशन होगा, वीर्य निकलेगा बेटा, तो कॉन्डोम के अब रह जाएगा कॉन्डोम में ही वो, ठीक है, सीमेन वो कहाँ रह जाएगा, कॉन्डोम में ही रह जाएगा, लेकिन उसमें स्पर्म रहेंगे, ठीक है, उसमें स्पर्म रहेंगे पक्का, ठीक है, वो भले एजुकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, मतलब ये वाला गलत दिया हुआ है, बी का फोर्थ नहीं हो सकता बच्चा, मतलब बी का ये फोर्थ नहीं हो सकता, मतलब ये भी गया आपका, तो आंसर आ गया थर्ड। बाकी आप आराम से टैली करके देख लो कि क्या आप सही हो या नहीं हो, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। एग्जाम है बेटा, एक क्वेश्चन का गलत होना मतलब आपको -5, ठीक है, -5 कैसे, 4 नंबर इस क्वेश्चन से जो आपको मिलने वाले थे 4 मार्क्स वो तो चले गए, प्लस निगेटिव हो गया तो -1 ले गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आता है और आपने उसको गलत कर दिया, ठीक है, तो -5 में जाओगे बेटा, ठीक है। +4 मार्क्स जो आपको मिलने वाले थे और -1 इसका तो नुकसान हो ही गया, और -1 जो आपने गलत किया तो उसकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करते हुए क्रॉस चेक करिएगा आप, सही है गलत है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको हमने क्लियर किया एंड चलो अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, लंबे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन से जो कथन है या जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं, देखो दिखने में बड़ा है, ठीक है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, दिखने में बड़ा है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है क्वेश्चन का कैसे बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बेटा। आप पता चल रहा है कि आप जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को कहाँ जाके देख रहे हो, एग्जाम हॉल में, तो क्या बना के आओगे, ठीक है। इसलिए रिवीजन प्रॉपर जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखें क्या, एमटीपी ड्यूरिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पेन कहाँ गया, आ जाइए भाई साहब, यहीं पे हैं आप, चलिए, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, सही बात, ठीक है, क्या गलत है, सही तो है। प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है उसको 3 भागों में 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। पहले के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है, आप सप्ताह में भी बोल सकते हैं, शुरू के 12 सप्ताह को, 0 से लेके 12 सप्ताह, 0 से लेके 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है, और 13 से लेके 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाता है, और 25 वीक से लेके 38 वीक या 25 वीक ऑनवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन एक प्रकार का लीगल एबॉर्शन है, ठीक है, लीगल एबॉर्शन है,
गवर्नमेंट से, कानून से परमिशन लेके किया जाता है, अनुमति लेके किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया, एबॉर्शन कानूनन जुर्म है, ठीक है, कराने वाला और करने वाला दोनों जेल हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले के 3 महीने में अगर एमटीपी कराया जा रहा है तो मेडिकली वो सुरक्षित होता है, सेफ होता है, ठीक है। ये सही बात है, ये गलत नहीं है। हमको इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए तो यार इनकरेक्ट वाला ढूंढूंगा तो मुझे ज़्यादा आसान होगा क्या, ठीक है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर ना, ये 6 मंथ होता है बेटा। कितना होता है? 6 मंथ। एनसीईआरटी की लाइन है, याद करो, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है, अगर मदर कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को लगातार, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, तो 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ तक, 6 महीने तक लैक्टेशनल एमेनोरिया बोला जाता है इसको, ठीक है। उस समय कंसीव होने के चांसेस नहीं रहते, प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं रहती, और वैसे भी इतना जल्दी प्रेग्नेंट कौन होना चाहेगा, ठीक है। एक बच्चा अभी है ना, समझ रहे हो कितना छोटा है, 6 महीने का भी नहीं हुआ है, अभी दूसरे बच्चे की तैयारी थोड़ी करेंगे यार, ठीक है, रोहिंग्या थोड़ी है ना। चलो, जिनका उद्देश्य सिर्फ बच्चे पैदा करना है, ठीक है, कुछ ऐसे भी रहे हमारे देश में जिनका उद्देश्य सिर्फ क्या है, बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाना है, लेकिन समझ में आ रहा है ना ये तो गलत है। मतलब बी वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर नहीं होगा, यहाँ पे अगर 6 मंथ होता तो ये सही होता। मतलब बी मुझे जिसमें दिखा वो गलत है, इसमें दिख गया ये गलत है, ये गलत है, समझ गया ना। तो ए स्टेटमेंट सही था, तो आंसर तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है बेटा, ठीक है। इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, मन की संतुष्टि के लिए हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडी लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्या गलत है इसमें, ठीक है। तो ये सही है, सी भी सही है। मतलब ये मुझे आंसर मिल चुका है, लेकिन मैं कंफर्म जरूर करूंगा डी ऑप्शन पढ़ के, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन आफ्टर 1 वीक। 1 सप्ताह बाद बेटा, आप बताओ, 1 सप्ताह बाद तक तो बेटा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा 72 घंटे पहले लिया जाता है, सामान्य ज्ञान की तरह याद रखिएगा। कितने पहले लिया जाता है? 72 घंटे। मतलब सेक्स करने के बाद, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद 72 घंटे से पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाता है, ठीक है। 1 वीक का चक्कर में रहोगे बेटा तो तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है, कानूनी पचड़े में फंस जाओगे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। तो समझ में आ गया आप लोगों को ए क्यों आंसर, फर्स्ट क्यों आंसर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे और कहाँ फंस जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको कई लोग ना स्पीड और एक्यूरेसी, मैंने कहा दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, यस यस यस, मैंने पढ़ा हुआ है, यस, इसको लगाओ ए, और ओएमआर शीट में लगा देते हैं। किस्मत अच्छी है कि इसका आंसर फर्स्ट है, समझ आ रहा है ना, किस्मत अच्छी है आपकी जिसका आंसर फर्स्ट है, इसको पढ़ा या फिर नजर गई इस पे, आईयूडी लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। अरे यार तुम पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, तो पूरा नीचे तक जाओ, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा सी, हाँ ये तो सही लग रहा है, सर ने बोला था स्पीड मेंटेन करना है, इस चक्कर में फिर हम क्या करेंगे, ओएमआर में तुरंत टिक लगा देंगे। सर ने एक्यूरेसी भी कहा था, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें कौन सा विधि, ठीक है, गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। पिल्स हैविंग ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, अबे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हालांकि ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ऑक्सीटोसिन का रोल बताइए आप। यूटेरस के स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है बेटा ऑक्सीटोसिन, समझ में आ रहा है। पार्चुरेशन के टाइम पे, लेबर पेन के समय, ठीक है, उस समय काम आता है ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन क्या है बेटा, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एडीएच, आंसर मुझे मिल चुका है, ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, इसका अलग ही रोल है। ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेटा, किडनी के डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ये वीडियो उसी को समझ में आएगा जिसको सब्जेक्ट समझ में आता है, नए खिलाड़ी लोग तो नहीं समझ पाएंगे बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी के, ठीक है,
किडनी में नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर के 20% रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ADH। मतलब मुझे आंसर मिल गया ये, ठीक है। नॉट अ मेथड बोला ना, तो ये ऐसा कोई पिल आता नहीं बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रहते होंगे। समझ में आ गया, आंसर मिल गया। मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ूंगा। लिपस लूप क्या है? लिपस लूप बेटा इनर्ट आईयूडी है, इनर्ट आईयूडी, इंट्रायूरेटराइन डिवाइसेस है, इनर्ट है, इसमें कोई भी मेडिसिन कापर वापर नहीं रहता। समझ में आ रही बात, ठीक है। ट्यूबैक्टोमी क्या है? फेलोपियन ट्यूब को काटना, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काटना और उसके बाद उसको टाई कर देना, बांध देना, इस कॉल्ड ट्यूबैक्टोमी, ठीक है। और कंडोम निरोध क्या होता है बेटा? ये तो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को। ये बैरियर मेथड में आता है बेटा, और ये टर्मिनल मेथड, जो कंडोम है ना, इसको बैरियर मेथड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर या बाधा बना देता है ताकि स्पर्म और ओवम मिल नहीं पाते, ठीक है, उनके मिलन को रोक देता है कंडोम। साथ ही साथ कंडोम के कुछ अपने और भी फायदे हैं, जैसे कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं जो सेक्स से फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, उससे भी बचाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, गर्भ निरोधक की तरह तो प्रयोग किया जाता ही है बेटा है, और ये बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है, जो सेक्सुअल डिजीज होते हैं, वेनेरल डिजीज होते हैं, उनसे बचाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 51 नंबर को देखो, 51 को देखिए, आप देख ही चुके होंगे, है ना। कई बच्चे डेढ़ होशियार होते हैं, सर यहाँ इधर पहुंचे नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिए वो लोग। अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने के तरीके भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का मतलब जिसको यूटेरस में लगाया जाएगा, गर्भाशय में लगाया जाएगा, ठीक है, और जो हार्मोन मुक्त करता होगा बेटा, बताइए। कॉपर टी, अरे ये तो कॉपर मुक्त करता है। कॉपर CU7 ये भी कॉपर मुक्त करता है। अब कंफ्यूज हो गया, मल्टी लोड 375 बेटा, ये भी कॉपर टी है, ठीक है। मल्टी लोड 375 क्या है? 375, ठीक है, ये भी क्या है? कॉपर टी है। तो हार्मोन LNG20, आंसर क्या होगा? LNG। इसमें क्या होता है? लेवोनोगेस्ट्रल, लेनोवो नहीं होना, लेनोवो का तो मोबाइल आता है बेटा, ये हटा दीजिए, इसको क्लियर कर दो यार। इसमें क्या होता है? अरे यार, लेवोनोगेस्ट्रल, क्या है लेवोनोगेस्ट्रल बेटा? ये ना प्रोजेस्टेरॉन ही है, सिंथेटिक समझ लीजिए आप, है ना। इसका इफेक्ट ना प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही होता है, सिंथेटिक है, केमिकल है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसा ही होता है। तो आंसर हो जाएगा LNG20, ठीक है, जो हार्मोन मुक्त करता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये भी, जो हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? समझ लीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन ही। किस रूप में होता है? इसमें लेवोनोगेस्ट्रल के रूप में होता है, LNG20 कहते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चारों ऑप्शन और कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 44, उसके बाद 52 करेंगे, 52। तो पहले क्वेश्चन नंबर 44 पे फोकस करिए बेटा आप लोग। कॉपर आयन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, जो कॉपर टी होते हैं उसके कॉपर आयन क्या करते हैं, ठीक है, जो कॉपर टी होते हैं, ठीक है, ये कॉपर टी क्या करता है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में कॉपर आयन रिलीज करता है, ठीक है, यूटेरस के अंदर। तो इस कॉपर आयन का क्या रोल है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती या कंसीव नहीं हो पाता, गर्भधारण नहीं हो पाता, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कार्य करता है कॉपर टी, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये भी कराता है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, इसको आप आंसर चूज करिए। स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा और उसके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं कराता। मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी कराता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें, इस स्टेटमेंट कॉपर टी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये चीजें होती हैं। स्पर्म के फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को बढ़ा देता है, मतलब स्पर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से स्पर्म क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सही है, ये भी थोड़ा सही है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता अगर आपको तय करना है तो इसको आंसर करिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, प्रायोरिटी में ये कराता है। उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो ये सब भी कराएगा, मतलब अल्टीमेटली कंसीव नहीं होने देगा, गर्भधारण नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो कि इसके एक से देखो रिपीट हुआ है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में आया था और नीट 2017 में आया था। अब अलग अलग बुक्स में ना इसके आंसर अलग अलग होते हैं। आप खुद NCERT की बुक खोल के देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, समझ में आ रही मेरी बात। तो अकॉर्डिंग टू मी आप इस आंसर पे जाइए, आपको ज़्यादा करेक्ट मिलेगा। आगे बढ़ जाए हम लोग, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं 52 पे।
ज़्यादा स्पीड अगर हो रहा है, ठीक है, वीडियो स्पीड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 52 है क्वेश्चन क्या, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जानते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है। देखो एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में क्या किया जाता है बेटा, एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड निकाल के, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है, जांचा जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ें चेक करते हैं कि कोई फीटस में क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई गुणसूत्रीय अनियमितता तो नहीं है, या लाइक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, ठीक है। अब इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, कटे फटे तालू, ऐसा सुना है क्या, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्या एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट। अब मुझे तो आंसर मिल चुका है, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या चूज करूं, तो देख लेना ना बाकी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो क्या क्लेफ्ट पैलेट को नहीं किया जाता बेटा, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वीमेन इज बिटवीन 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट, ठीक है, तो प्रेगनेंसी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 14 यूजुअली सामान्यतः 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको किया जाता है, मतलब ये जंप मार गए हम लोग, कौन से ट्राइमेस्टर में आ गए बेटा, शुरू के 12 सप्ताह तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा आगे आगे सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं, है ना। अभी ट्राइमेस्टर बताया था मैंने आप लोगों को, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप लोग, ये सही बात है, हमको इनकरेक्ट खोजना है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण में, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हालांकि ये अपराध है भारत में, अभी भी जन्म पूर्व लिंग निर्धारण बेटा पूरी तरह से अपराध है, इसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों को सपरिवार जेल की यात्रा करा दी जाएगी मुफ्त में, ठीक है, जुर्माना भी लगेगा, जेल भी होगा, अगर डॉक्टर इन्वॉल्व है उसमें तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, लाइसेंस कैंसिल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तो ये काम गलत है। हालांकि एमनियोसेंटेसिस से ये किया जा सकता है, ठीक है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ऐसा भारत में प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है, ठीक है, अपराध है, गैर कानूनी है, ठीक है, लेकिन ये किया जा सकता है, ये होता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एमनियोसेंटेसिस का पूछ रहा है ना यार, भारत पाकिस्तान थोड़ी पूछ रहा है, ये तो कुल मिला के एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछ रहा है, तो किया जा सकता है। आगे बढ़े, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल अनुवांशिक बीमारी है बेटा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, 21वें क्रोमोसोम की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21वें 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट किया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से, तो डाउन सिंड्रोम भी तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, गुणसूत्रीय अनियमितता है, जिसमें 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम। चलिए, तो मुझे मिल गया था आंसर, मुझे तो पहले ही मिल गया था, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब ये गलत है, पहला जो ऑप्शन है ये नहीं होता। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। ये हो गया क्लियर, 52 तक हो गया ना, और यहाँ पे कॉपर आयन वाला हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है ना, ऐसे नंबरिंग से मत जाओ कि 45 55, बस क्वेश्चन देखिए। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो मैं सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ बेटा, है ना, और सारे क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस चैप्टर से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं रैंडम कवर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रेजेंटली इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा स्वीकार्य विधि क्या है गर्भ निरोधक की, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, क्या है भैया, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, चाहे वो लिपस लूप की बात हो रही हो, चाहे वो कॉपर आयन रिलीज करने वाली की बात, कॉपर टी की बात हो रही हो, या फिर वो हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइसेस की बात हो रही, तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है भारत में, ठीक है, एज इट इज गिवन इन योर, तो बाकी क्या है भैया, डायफ्राम क्या है, सर्वाइकल कैप क्या है, वॉल्ट क्या है, ये सब बैरियर मेथड में आते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट बैरियर मेथड है, ठीक है, जैसे कंडोम में आपने पढ़ा होगा ना, कंडोम भी बैरियर मेथड है, फीमेल कंडोम भी बैरियर मेथड है, अब यूज होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बैरियर मेथड है। और ट्यूबेक्टोमी तो आप जानते हो बेटा, फेलोपियन ट्यूब को काट देना और बांध देना, ये है ट्यूबेक्टोमी, ये दिख तो रहा है क्या, ये देखो वाह, देखो क्या मजेदार चीज है यार नीट की, आपको समझ में आ रहा है, उसी क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, तरीके अलग हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बेटा कब आया हुआ है, चलिए
पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, फिर इसको इस पे भी बात करेंगे। तो ईयर देखना है बस मुझे, और कुछ नहीं देखना है, तो दिखा ही देता हूँ यार। देखो ये क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी से रिलेटेड आया है ना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन से साल में है भाई साहब, 1-2 साल के बाद ही आ गया होगा, 2012 में। आप बताइए, है ना, वही चीज़ें हैं, मतलब मिलता जुलता। इसलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के हर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है बस उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 2021 में दिखने वाला है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 46 46 में क्या लिख रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ। कब तक सेफ है भाई साहब बताइए, सेफ सुरक्षित, हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मैंने बताया बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। देखो यही सेंटेंस पहले भी आ चुका था, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, यही सेंटेंस था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज कर दिया गया है, बस हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बेटा कभी भी किसी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको बहुत अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम्स लगा लीजिए, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। एमटीपी कब तक सेफ होता है जल्दी बताओ, 6 वीक, सप्ताह में पूछा है ना, मंथ में बोलता तो 3 मंथ 3 टाइमेस्टर डिवाइड किए थे, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ, देन 4 to 6 मंथ, देन 7 to 9 मंथ, ऐसा। तो सप्ताह में बेटा 12 वीक होगा क्या, 12 सप्ताह। ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हो तो 0 से 12 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 से 24, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 24 ऑनवर्ड, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल एबॉर्शन, ठीक है, कानूनी क्या गर्भपात बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है बेटा इसको गर्भपात, ओके, ठीक। तो लीगल एबॉर्शन एमटीपी बेटा 12 वीक तक क्या है, मेडिकली क्या है, सेफ है, इस तरह से सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भी होता है लेकिन सब डॉक्टरों के सुपरविजन में और गाइडेंस में होता है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 को भी देख लो, 47 को, व्हाट डज द फिगर शो, इस चित्र को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये ओवेरियन कैंसर को बता रहा है, क्या ये यूटेराइन कैंसर को बता रहा है, नहीं बेटा। क्या ये ट्यूबेक्टोमी को बता रहा है, क्या ये वैसेक्टोमी को बता रहा है, तो ये बता रहा है बेटा कि फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कट करना और बांध दिया गया। फायदा क्या होगा, ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ठीक है, ओवुलेशन होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, लेकिन ये ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। मतलब स्पर्म बेटा वेजाइना के माध्यम से इंटर करता है, वेजाइना के थ्रू स्पर्म इंटर करता है, स्पर्म लोग भटकते रह जाएंगे इधर, है ना, यूटेरस में खोजते रह जाएंगे, लेकिन ओवम नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना है कि दोनों साइड को काट के बांधना है, ठीक है, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधना है, नहीं तो फिर पता चला इस तरफ का ओवम उपलब्ध हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये टर्मिनल मेथड कंसीडर किया जाता है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो फैमिली प्लानिंग में ना इसको लास्ट ऑप्शन रखा जाता है कि हम दो हमारे दो ऐसा हो चुका है, तो फिर उसके बाद क्या करो, इसी को सिस्टम बंधवा दो, है ना, इसी को क्या कर दो बेटा, काट के टाई कर दो, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा ना तो फिर कोई टेबलेट खाने की जरूरत पड़ेगी, ना पिल्स खाने की जरूरत पड़ेगी, ना कॉपर टी लगवाने की जरूरत पड़ेगी, किसी प्रकार के झंझट से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फायदा ये होता है कि ओवुलेशन वगैरह होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रहेगा, सारी चीज़ें सामान्य रहेंगी। चेंजेस सिर्फ इतना होगा कि ओवम इज नाउ अनअवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। इज इट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। वैसेक्टोमी बेटा वही अगर मैं मेल में करता, ठीक है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगले बार वैसेक्टोमी का डायग्राम उठा के देगा और पूछेगा कि ये डायग्राम क्या बता रहा है, ठीक है, टेस्टिस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ पे ओवेरियन की जगह टेस्टिस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। आपको आंसर करना है बेटा वैसेक्टोमी, 2021 का क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 53 हो गया था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज, ठीक है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, चलो मैचिंग करके देखते हैं, ठीक है, मिल गया आंसर, ठीक है, मैचिंग करके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन, 2016 में पूछा है, रिसेंट क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसेक्टोमी से मतलब
वास डिफरेंस को काट दोगे, ठीक है, तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। जबकि हम काट क्या रहे हैं बेटा, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट रहे हैं, दूर के पाइप को काट रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब इजेकुलेशन होगा, सीमेन निकलेगा, वीर्य निकलेगा, तो वैसेक्टोमी के बाद उस सीमेन में क्या नहीं रहेंगे, स्पर्म नहीं रहेंगे, ठीक है, स्पर्म अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पर्म तो रुक गया बेटा, है ना, रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो यही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये होगा। बाकी बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, सही बात है, कॉन्डोम वगैरह यूज करने से स्पर्म ओवम नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ये सही बात, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अब देखिए, अब आईयूडी मतलब तीनों टाइप के आईयूडी, है ना, इनर्ट आईयूडी, लिपस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जैसे कि मैंने आपको प्रोजेस्टा सर्ट वगैरह बताया था, वो सब, ठीक है, LNG-20। ये आगे देखते हैं, तो ये जो है आईयूडी होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सही बात, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सही बात, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, सही बात। अभी यही चीज तो पूछी गई थी थोड़ी देर पहले, यही सेम चीज हमने देखा थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन एज इट इज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो समझ में आ गया ना। अच्छा, ये बच गया, चौथा ऑप्शन पढ़ना है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो स्पर्म के प्रवेश को रोक देता है बेटा, सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को चेंज करके, ठीक है, स्पर्म के मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं वो, साथ ही साथ में ओवुलेशन को भी रोकते हैं बेटा। इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन किया गया था कि ओवम के रिलीज होने से रोक देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 पे नजर डालिए। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी के संदर्भ में क्या गलत है, वैसेक्टोमी मतलब मेल में होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चीजें वैसेक्टोमी से रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ था। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, क्या यह इरिवर्सिबल है? नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, नो, सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, ये तो सही बात है, ये सही बात है। हम लोग को क्या इनकरेक्ट खोजना है, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये गलत बात है बेटा, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस के बाद ही वास डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग काटते हैं, तो एपिडिडाइमिस तक तो आपको स्पर्म मिलेगा, ठीक है। हम लोग इनकरेक्ट ऑप्शन खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे हम लोग? इनकरेक्ट ऑप्शन खोज रहे थे, तो नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये गलत बात है। वास डिफरेंशिया आर कट एंड टाइट, ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है। सेकेंड वाला भी। अब इसको आपने रोक के क्यों रखा था सर? इसको मैंने पॉज करके रखा था, मैंने बोला था ना कि जिस क्वेश्चन का ऑप्शन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है यार, आपको लगता है कि रुक के रखना, तो उसको रोक लो, जो गलत है उसको काटो ना यार। नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, ये सही बात है, नो स्पर्म अकर, ये गलत बात है, हमको गलत बात ही खोजना था, तो ये मुझे आंसर तो मिल गया। अब मैं जस्टिफाई करूंगा इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जनरली जो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कराता है, ठीक है, थ्योरेटिकली इस जो काट के जो बांधा है ना, इसको ऑपरेट करके दोबारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है, मतलब ये रिवर्सिबल कंसीडर करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई करवाता नहीं बेटा, ऐसी नौबत आती नहीं है। मैंने बताया ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, और जनरली वही प्रीफर करता है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिसको आगे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो वो लोग चूज करते हैं टर्मिनल मेथड। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसको अब यार ऑपरेट करके क्या नहीं किया जा सकता, समझ में आ रही बात, लेकिन करवाते नहीं है इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, ठीक है, सहेली एकदम नया नया कॉन्ट्रासेप्टिव है बेटा, मतलब आपके लिए, है ना, आपके लिए इन द सेंस कि मतलब आपकी बुक में जो दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस, कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इंटरटेनमेंट के चक्कर में मत रहिए, अब उतना समय आपके पास बचा नहीं है, ठीक है, कि इंटरटेनमेंट करते रहें। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। सहेली के बारे में बताइए क्या सही है? सहेली को किसने डेवलप किया था यार? सेंट्रल ड्रग रिसर्च, कहाँ गया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में हुआ था ये, है ना। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, मतलब इसमें स्टेरॉइडल कोई चीज़ नहीं होता, स्टेरॉइडल केमिकल नहीं होता, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको तैयार किया गया था, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब बताइए सहेली के बारे में। इट इज एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अरे पिल है ये, क्या है बेटा? पिल्स है, सहेली टेबलेट है, खत्म करो इसको, ठीक है, पिल्स है, इसको काट दो, ठीक।
आगे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। भैया एक बात बताइए, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ओवुलेशन कहाँ से रुकेगा? एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कहाँ से रुकेगा? और ये वो काम नहीं करता। कैसे बढ़ाएगा एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन सहेली? ठीक है ना। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन मैंने पहले ही बता दिया, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रिवेंट ओवुलेशन ये नहीं होगा, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है बेटा, इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की तो बात ही नहीं आएगी। आगे देखते हैं, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। हियर किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? फर्टिलाइज्ड एग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह सहेली का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप क्लास का नोट्स देखिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। सहेली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है बेटा? ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं यूटेरस में, उसको ब्लॉक कर देता है और इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। फर्टिलाइज्ड एग का या फिर ब्लास्टोसिस्ट का बोल सकते हो आप। इम्प्लांटेशन के लिए बेस्ट वर्ड होता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता ये। ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। इट्स अ पोस्ट क्वाइटल, सेक्स के बाद सहेली को यूज करता है क्या? किसको सुना है? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के फॉर्म में इसको यूज नहीं किया जाता। पोस्ट क्वाइटल का मतलब होता है बेटा संभोग के बाद, है ना। तो ये संभोग अम्भोग के बाद नहीं होता बेटा, ये है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्टिव नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या है? तीसरा सही है, याद रखिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, वहीं पे इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका नया नाम है छाया। ठीक है, नाम बदलने से क्या होता है? ठीक है, बहुत कुछ होता है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा, इसी पे हो गया। अच्छा, आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इधर से ले लेते हैं। 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि दोबारा आपको झांकने की जरूरत ना पड़े। 56 क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन किस में होता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन से गर्भ निरोधक विधि में, ठीक है, हार्मोन का प्रयोग होता है? डू इन्वॉल्व बोला मतलब हार्मोन का प्रयोग होता है। देख लीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आसान जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें नहीं होता ये तो पता नहीं बेटा। कॉपर टी में हार्मोन होता है क्या? मुझे बताओ। ऑप्शन में क्या नजर जाते हैं मुझे दिखाइए, पता है कॉपर टी दिख गया। ठीक है, ऐसे नजर जाते हैं, राइट ना। ठीक है, कॉपर टी में होता है क्या? नहीं होता। बैरियर मेथड में होता है क्या? नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? बैरियर मेथड में कोई हार्मोन यूज नहीं होता बेटा। कॉन्डोम हो, फीमेल कॉन्डोम हो, कोई हार्मोन यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप किसमें नहीं होता उसको काटो ना यार जल्दी जल्दी। ठीक है, बैरियर मेथड मतलब इसमें मुझे बैरियर मेथड दिख गया, मतलब इसमें हार्मोन नहीं होता। कहानी खत्म, हटा दो। कॉपर टी में भी नहीं होता बेटा, इसको भी हटा दो। और किसमें नहीं होता बेटा? ये बैरियर मेथड इसमें नहीं होता, हटा दो। आंसर टिक मारो इसमें, देखो चेक कर लेना घर में जाके आराम से। समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, इसमें से किसमें हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये पूछ रहा है। लेकिन मैंने क्या खोजा? किसमें नहीं होता है। मुझे वो ज़्यादा आसान लग रहा, क्योंकि मुझे कॉपर टी दिखा पहले, बैरियर मेथड दिखा। तो बेटा जहाँ जहाँ बैरियर मेथड दिया उसको काटिए ना। कॉपर टी में कोई हार्मोन नहीं होता, काट दीजिए ना उसको। इसमें भी बैरियर मेथड दिखा मुझे, काट दो उसको। ठीक है, अब देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो किसमें? लैक्टेशनल एमेनोरिया में। वो मैं क्लियर करता हूँ। पिल्स में तो बेटा हार्मोन होता है, ठीक है, राइट ना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक रहेगा, दोनों रहेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी बेटा हार्मोन होता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज करते हैं उसमें भी हार्मोन्स होता है। ठीक है, अब लैक्टेशनल एमेनोरिया नेचुरली जो है ये हार्मोन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है मैंने अभी बताया कि पार्चुरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद या डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते। ठीक है, और पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही किससे रेगुलेटेड होता है बेटा? हार्मोन से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस कारण से इसको आप लोग हार्मोन के चेंजेस के कारण होता है, इसमें भी हार्मोन इन्वॉल्व होता है नेचुरली। ठीक है, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तो हम लोग बाहर से देते हैं और बाद में देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए वीडियो कॉल भी आ रहा है हमारा, है बाद में रिसीव करेंगे बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं पहले इस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा, इधर आ जाओ आप लोग, है ना। 48 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड ना, हेलो, रिकॉर्डिंग के बाद बात करता हूँ। चलिए, या एडिट करने में ज़्यादा लफड़ा होगा ना। ठीक है, तो भी है। अरे भैया
हाँ कहाँ थे भैया, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ, ये भी तो दिक्कत है ना यार। हाँ 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण में, डेवलपिंग फिटस में किसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, देखो एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी कोई भी दिया रहेगा, ठीक है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। गुणसूत्रीय अनियमितता, क्रोमोसोम से संबंधित कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये अनुवांशिक बीमारी है बेटा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या हो गया, ठीक है, 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY, ये होता है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। डाउन सिंड्रोम अभी बताया था, 21 ट्राइसोमी होता है बेटा, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ऑटोसोम की, ये सेक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम के कारण हो रहा है ना, और सेक्स को भी डिटरमाइन किया जा सकता है, भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। हालांकि करना इलीगल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भारत में लिंग निर्धारण इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, जन्म से पहले, ठीक, और कुछ देशों में इससे मान्यता प्राप्त है, कुछ देशों में पहले से ही पता रहता है, तो कपड़े उपड़े लोग पहले से खरीद के रख लेते हैं। ठीक है ना, बच्चे पैदा होने वाले हैं, ठीक, मतलब लड़का होने वाला है, एक लड़की होने वाला है ना, तो लोग शॉपिंग पहले से कर लिए रहते हैं। लेकिन इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, ऐसा करते हुए पकड़े गए बेटा, शॉपिंग करते हुए जन्म से पहले समझ जाएंगे लोग कि आपने सेक्स निर्धारण करा लिया है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटेक्टेड, क्या नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, बताइए क्या नहीं डिटेक्ट किया जा सकता बेटा, जॉन्डिस, पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस को नहीं डिटेक्ट किया जा सकता बेटा एमनियोसेंटेसिस से, एक्चुअली करते भी नहीं है यार, जॉन्डिस को थोड़ी डिटेक्ट करेंगे फीटस का, है ना। सेक्स डिटरमाइन हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बताना बेटा इसमें आपको, 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, वॉल्ट बैरियर मेथड होता है, हटा दो। मल्टीलोड 375 कॉपर-टी होता है, हटा दो। प्रोजेस्टासर्ट प्रोजेस्ट्रॉन होता है, LNG-20 लेनोवोगैस्ट्रल होता है, सही हो सकता है। लिपस लूप इनर्ट होता है बेटा, हटा दो। ठीक है, मल्टीलोड 375 कॉपर-टी होता है। मतलब इसका हार्मोन रिलीज करने वाले दो मुझे मिल गए, एक प्रोजेस्टासर्ट जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और LNG-20 जो कि लेवोनोगैस्ट्रल रिलीज करेगा या मुक्त करेगा। तो इसका आंसर ये होगा। बाकी आंसर क्यों नहीं होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि लिपस लूप इनर्ट होता है बेटा, कुछ हार्मोन कॉपर रिलीज नहीं करता। मल्टीलोड 375 बेटा कॉपर-टी का ही नाम है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, आ जाइए, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, इनको ना अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाले पोर्शन का, ठीक है, गिफ्ट जिफ्ट के बारे में नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बता दूंगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी के क्वेश्चन, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय मिलने पर आपको जरूर जवाब दिया जाएगा, या अगले वीडियो में मैं संभावित होगा तो उसको मेंशन जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।